नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। एसएससी, रीट, आरएस, आरपीएससी, यूपीएससी, बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, आर्मी, बीएसएफ, पटवारी, ग्राम सेवक, रेलवे, बैंक आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो आप हमसे जुड़े हैं, तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज आपके समक्ष हूं एक और नया टॉपिक लेकर के। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही पाए हैं कि राजस्थान के पटवार और जो पुलिस की परीक्षा होने वाली है और एलडीसी की भी परीक्षा होने वाली है, तो इनके लिए मैंने आपके लिए शानदार एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसमें आपको 50 प्रश्न नहीं 500 प्रश्नों के लिए डिस्कस कराऊंगा। यानी कि जिस प्रश्न को आप सही ढंग से देखोगे उसी प्रश्न में एक ही नहीं, एक प्रश्न में 5 प्रश्न बनेंगे। तो साथियों, आज की शानदार क्लास के साथ और साथियों सभी से निवेदन रहेगा कि आप क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और आपके लिए एक अंतिम क्षणों में मैं आपके लिए एक क्विज़ दे करके जाऊंगा और उन क्विज़ का जवाब आपको है वो कमेंट में देना है। देखिएगा साथियों, जिस साथी के पीडीएफ अगर पास में है तो ठीक है, और जो भी साथी पीडीएफ नहीं ले पा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे है वो ऊपर वाला ये जो टाइटल है, ये आप टाइटल ज़रूर लिख के मुझे सेंड करें, या स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सेंड करें, ताकि मैं आपको ये पीडीएफ ही भेज सकूं, दूसरा कोई पीडीएफ ना पा सकूं। जिस भी साथी को व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से जिसने भी पीडीएफ को फॉलो किया है, जिसने काफ़ी प्रश्नों के जवाब मुझे दिए हैं और काफ़ी साथियों की टिप्पणियाँ भी आई है, तो उन टिप्पणियों से रूबरू रहते हुए उन सभी टिप्पणियों को मैं शामिल करके आज की इस क्लास को शुरुआत करूँगा। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पीडीएफ मिला है तो काफ़ी साथियों ने पीडीएफ शेयर भी किया, और पीडीएफ के नीचे से काफ़ी साथियों ने व्हाट्सअप नंबर लेकर के टेलीग्राम से और फेसबुक पे मुझे कमेंट के जरिए या मैसेजर के जरिए, जो भी साथी ऑफिशियल साइट पे भी कमेंट करते हैं, तो उनका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। राजस्थान सामान्य ज्ञान के साथ राजस्थान का इतिहास है। तो देखिएगा, आज के पहले प्रश्न के साथ में अपन डिस्कस करते हैं राव मालदेव का राजस्थान की देखिएगा साथियों, इसमें मैंने थोड़ी सी एक प्रिंट मिस्टेक हुई है। यहाँ पे राव मालदेव का, बस ये यहाँ से ये इतना सा आप भूल जाइएगा, प्रश्न सीधा आगे से है, दोबारा टाइप हुआ है वॉइस टाइपिंग की वजह से। तो देखिएगा, राव मालदेव का राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, निम्न में से कौन सा कथन राव मालदेव के लिए संबंधित नहीं है। यानी कि इसी प्रश्न में आपको राव मालदेव की सारी जानकारी मैं आपको प्रस्तुत करवाऊँगा। तो देखिएगा, नहीं की बात कर रहा है तो प्रश्न को गौर से देखिएगा। आजकल के प्रश्न आपको कूट में पूछे जाते हैं, कूट इसी तरह के आते हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे कूट में ही पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, कई साथी ऐसे होते हैं, जैसे ही मैं लाइव की तरफ आता हूं तो मुझे कॉल कर देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लाइट मोड कर रखा है मोबाइल को, जैसा आप देख पा रहे हैं। जो साथी ऐसी करते हैं, जो इस नकारात्मक परिस्थितियों में अपना साथ छुड़वाने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए ही मैंने फ़्लाइट मोड का ऑप्शन चुना है। लाइव आने के लिए समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि लाइव आने के लिए कोई फिक्स पीरियड नहीं है, इसीलिए जल्दी से जल्दी मैं आपको 1000 प्रश्न एक ही साथ में डिस्कस करवा रहा हूँ। 500 प्रश्न है वो आपके डिस्कस हो चुके हैं, समझ लीजिएगा, एक और मैराथन क्लास में ले चुका हूँ। तो देखिएगा, राजा मालदेव के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं, जो मारवाड़ का एक शासक था। तो जो मालदेव था उनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी अर्जित करते हैं। तो देखिएगा, मालदेव के बारे में अपन राजस्थान के इतिहास में जो इनका महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है, तो उनके बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो देखिएगा, खानवा के युद्ध के बाद उत्पन्न शक्ति शून्य की समाप्त कर मालदेव ने एक छोटा सा, मैं यहाँ से धीरे से इसे थोड़े से बारीकी करना चाहूँगा क्योंकि लंबी लाइन आती जा रही है। तो हाँ, बिल्कुल। तो देखिएगा, खानवा के युद्ध के बाद उत्पत्ति शक्ति शून्य को समाप्त कर मालदेव ने राणा सांगा के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास किया था। बिल्कुल साथियों, खानवा के युद्ध के बाद जो उत्पन्न शक्ति हुई थी, जो शून्यता की तरफ लौट गया था, तो उन युद्ध के बाद में राणा सांगा के अधूरे कार्य को पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो राव मालदेव को ही जाता है। और इसके बाद दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हुमायूं और शेरशाह जैसे शासकों ने प्रारंभ में मालदेव से सहायता की उपेक्षा की थी। बिल्कुल साथियों, ये भी ऑप्शन सही है। हुमायूं और शेरशाह दोनों ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रारंभ में, यानी कि शुरुआती दिनों में मालदेव से संधियाँ या उनसे सहायता की अपेक्षा रखी थी, लेकिन बाद में उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखी थी, क्योंकि राजा राव मालदेव थे वो एक बड़े ही अनुशासन व्यक्ति थे। उन्होंने कभी इन हुमायूं और शेरशाह को अधिकार के रूप में नहीं घोषित किया था, यानी कि इन्हें अपने आधिपत्य में नहीं आने दिया था। और देखिएगा,
दूसरी बात है मालदेव का मुगल सम्राट जहांगीर से मेड़ता का युद्ध हुआ था। देखिएगा साथियों, मालदेव का ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो गलत क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि मालदेव का मुगल सम्राट जहांगीर से मेड़ता का युद्ध हुआ था। नहीं हुआ था साथियों युद्ध। मालदेव ने अपने जीवन काल में कितने विजय हासिल की थी? सीटों नहीं है यहाँ पे, युद्धों हैं, युद्धों पर विजय हासिल की थी, ठीक है ना। ये सीटों को आप युद्ध ही समझिएगा। तो इसमें है वो आपका सी ऑप्शन क्या है, सही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ मालदेव के बारे में देखिए, राव मालदेव की अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईन अकबर में बुरी बुरी प्रशंसा की है। यानी कि जो राव मालदेव थे उनकी अबुल फजल ने, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, उनमें आईन अकबरी में भी वो भी अबुल फजल ने ही लिखा था। तो इन्होंने उनमें बुरी बुरी प्रशंसा की है। और साहित्यकारों ने मालदेव को क्या बताया है? हिंदू बादशाह कहा है, हिंदू बादशाह का है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है सीधा ज्ञान के लिए, सीधा अगर आपको कोई मौखिक रूप से भी पूछा जा सकता है। आजकल इंटरव्यू के सरणी आ चुकी है, क्योंकि रीट के अंदर सीधा पूछा जा सकता है कि हिंदू बादशाह की उपाधि से किसे नवाजा गया साहित्यकारों के द्वारा? तो राव मालदेव को नवाजा गया है। और एक और बात है, राव मालदेव के 2 सैनिक हुआ करते थे, एक का नाम था जेता और एक का नाम था कोपा। तो इनके साथ शेरशाह ने सुमेलगिरी का युद्ध किया था, मेड़ता का युद्ध नहीं किया था। ध्यान रखिएगा साथियों, शेरशाह सूरी के साथ में कौन सा युद्ध किया था? जो 1544 के अंदर युद्ध हुआ था, वो कौन सा युद्ध हुआ था साथियों? सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था। उसमें जेता और कोपा वीरगति को प्राप्त हुए थे। यानी कि इसमें जो विजय की प्रथम श्रेणियों में आते हैं, जो सबसे सर्वाधिक याद किया जाता है, वो कौन को याद किया जाता है? जेता और कोपा को। सम्मिलित कीजिए। सेकंड प्रश्न कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित में सबसे पहले ही देखिए भूप सिंह के बारे में अगर कहे तो विजय सिंह पथिक। भूप सिंह के बारे में अगर कहे तो विजय सिंह पथिक से मिलाएंगे। अब इसके अलावा और भी देखिएगा, जो अपने अमरदास वैरागी है, तो अमरदास वैरागी का संबंध किससे? जोरावर सिंह बारठ से। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर राणा प्रताप को कहा जाता है। इसका अर्थ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। यानी कि मैंने दूसरे प्रश्न में, दूसरा प्रश्न नहीं है साथियों, कितने प्रश्न डिस्कस हुए? 4 प्रश्न डिस्कस हुए हैं। यानी कि 5 प्रश्न तो अपने 2 ही प्रश्नों तक हो गए। तो साथियों इसी प्रकार के 50 प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं आपके समक्ष। आप बने रहिएगा एंड तक। और जो भी साथी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम पर जाने के लिए आप साथियों मेवारा क्लासेस जालोर लिखिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, ताकि ये वाले PDF आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले मिल जाएंगे, उसके बाद में डिस्कस होता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो साथी हमें PDF के माध्यम से एक जैसे ये शब्द है एकलिंग जी महाते, तो इसकी एकलिंग जी महाते सभी साथी एक टिप्पणियाँ करते हैं। उन्हीं टिप्पणियों को मैं अपनी बुक में संवारता हूँ और संवारने के बाद में ही क्लास में लेकर के उपयुक्त होता हूँ। क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर है वो कम से कम 18 से 19 ग्रुप अब तक बने जा चुके हैं। आपका बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है हमें यूट्यूब के ऊपर। इससे भी ज़्यादा सहयोग है वो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत ही कम आता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो लेकर के यूट्यूब पे आता हूँ। और कम साथी ही जुड़े हुए हैं, बिना फालतू की लिंक है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डाल पाता हूँ, इसीलिए। तो देखिएगा, हमें प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाइएगा, यही आपकी सबसे बड़ी एक दया रहेगी। एकलिंग जी महाचे, तो इसमें देखिएगा असंगत बताना है, अपने को असंगत बताना है। तो एकलिंग जी महाते जो कान्हा व्यास के द्वारा रचित है, ये बिल्कुल सही है। और वस्तुमंजरी मंडन के द्वारा, ये है वो साथियों गलत है। वस्तुमंजरी नामक ग्रंथ के जो रचिता है वो नाथा को कहा जाता है, मंडन नहीं है। यहाँ पर कौन है? नाथा है। तो इसी प्रकार से ये है वो जो ये प्रमुख थे, जो शिल्पी मंडन के भाई थे। किनके थे? शिल्पी मंडन। जो ये मंडन दिया हुआ है, इन मंडन के क्या हुआ करते थे? भाई हुआ करते थे, शिल्पी मंडन के। इनके भाई ने लिखा था ये जो वास्तु मंजरी था वो। और शिल्पी मंडन ने कई ग्रंथों की रचना की है, जैसे देवमूर्ति प्रकरण, ये आपको दिया ही हुआ है, ऑप्शन के अंदर ही दिया हुआ है। और एक और है प्रसाद मंडल। इसके अलावा देखिएगा, इनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो शिल्पी मंडन है, शिल्पी मंडन के द्वारा एक तो राजा प्रसाद मंडल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रसाद मंडन भी लिखा हुआ है, प्रसाद मंडल लिखा है। और इसके अलावा इन्होंने राजवल्लभ लिखा है। क्या लिखा है? राजवल्लभ ग्रंथ भी लिखा था, राजवल्लभ ग्रंथ भी लिखा था। और इसके अलावा इन्होंने रूप मंडल लिखा था। क्या लिखा था? रूप मंडल लिखा था। और इसके अलावा वास्तु मंडन भी इनके द्वारा लिखा हुआ है। किस नाम क्या है उनका साथियों? तो वास्तु मंडन, वास्तु मंडन भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। और देखिएगा, उदार धरोणी
गोविंद के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल गोविंद है वो मंडन का ही पुत्र था। इसमें देखिएगा एक ही प्रश्न में आपको सभी के इतिहास के बारे में मिल रहा है। जो शिल्पी मंडन था इनका एक पुत्र हुआ था गोविंद मंडन, जिनका नाम क्या था, गोविंद मंडन। इन गोविंद मंडन जो गोविंद मंडन का पुत्र था कौन था, शिल्पी मंडन। तो इन्होंने है वो कलानिधि और उद्धार धोरणी नामक जो उद्धार धोरणी नामक ग्रंथ लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है इस गोविंद और मंडन के द्वारा। यानी कि इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, इन्हीं की पीढ़ियों ने बहुत अच्छे से ग्रंथ लिखे हैं। और इसी प्रकार से चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतना ज़्यादा डिस्कस अपन क्लासों में करेंगे, प्रश्नों के साथ में इतना डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है। 1945 ईस्वी में किसके द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप सभी जानते हैं कि मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। और देखिएगा मीठालाल व्यास के अलावा जैसलमेर के अंदर जो सागरमल गोपा का है वो स्थान क्या रहा है? तो जैसलमेर में जन जागृति का जो श्रेय जाता है वो सागरमल गोपा को दिया जाता है। और 1940 में इन्होंने जैसलमेर में 1940 में इन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक को छपवाकर वितरित की थी। और इन्हीं के बाद में इन्हें अंत में नागापुर जाना पड़ता, यानी कि नागपुर जाना पड़ा था अपनी जीवनी यापन करने के लिए। और 1941 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में जब ये जैसलमेर आए थे तो जैसलमेर आने के बाद में सागरमल गोपा को जेल जाना पड़ा था। कब जाना पड़ा था? 1941 में इनकी पिता की मृत्यु होने के बाद गाँव आने पर। 1942 की बात करें तो 3 अप्रैल 1942 की एक घटना और है जो इन्हें तेल छिड़का कर मार दिया था। जो सागरमल गोपा को है वो इन्हें मार दिया था। यानी कि जो सागरमल गोपा थे उनको जेल के अंदर ही 3 अप्रैल 1942 को मार दिया था। इन्हीं परिस्थिति में सन 1945 के अंदर मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। यानी कि सागरमल गोपा की कहानी आपको समझ में आ गई और मीठालाल व्यास की भी कहानी आपको समझ में आ गई। शायद सागरमल गोपा नहीं होते, सागरमल गोपा के साथ में अनेक प्रकार की यात्राएं नहीं होती तो मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना नहीं की जाती। तो देखिएगा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट है वो प्रजामंडल की दी हुई है, जैसा कि आपने चौथा प्रश्न देखा है उसी प्रकार है। तो देखिएगा सूची फर्स्ट को अपन सूची सेकंड के साथ में सम्मिलित करते हैं। तो किस प्रकार से सम्मिलित होती है देखिएगा। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है प्रजामंडल एवं राज्य एवं उनके निर्माण। तो देखिएगा सबसे पहला है डूंगरपुर प्रजामंडल। तो साथियों डूंगरपुर प्रजामंडल है, इसकी है वो कब की गई है, यानी कि निर्माण अवधि जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? तो साथियों इसकी जो निर्माण अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 1936 और जयपुर की मानी जाती है 1931। और इसके अलावा देखिएगा मैं एक एक बताऊंगा। पहले मैं इन ऑप्शनों पे जानना चाहता हूं कि इनमें से क्या है, सभी बताऊंगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। और डूंगरपुर के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा बीकानेर है, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना साथियों 1938 में की गई थी। इसके अलावा एक और जो अपना ऑप्शन है 44 बच जाता है। तो ये 44 से वो क्यों बच जाता है? क्योंकि यहाँ पे डूंगरपुर ऑप्शन है वो डूंगरपुर इन्हीं के साथ में मेल खाता है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1944 के अंदर की गई थी, जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया है। तो देखिएगा इनको मेल करने के बाद में डूंगरपुर प्रजामंडल 1944। अब देखिएगा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसने की थी? भोगीलाल पांडे, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर आचार्य के द्वारा की गई थी। इन्होंने मिलकर की थी। किसने की थी साथियों? तो देखिएगा सबसे पहला नाम आता है भोगीलाल पांडे। कौन है? भोगीलाल पांड्या। जो इन्होंने, एक तो ये नाम है, दूसरा नाम है साथियों हरिदेव जोशी। जैसा आप सुन रहे हैं वही कम से कम आप सुनते जाइएगा और गहन करते जाइएगा, एकाग्रता में रह करके इनको अध्ययन कीजिएगा ताकि मुझे लिखने की आवश्यकता न पड़े, स्क्रीन छोटी पड़ती है इसीलिए। और दूसरी बात आती है जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1931 के अंदर की गई, जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के द्वारा। इनके द्वारा जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए की गई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931 में। किसने की थी? जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के द्वारा। इसके अलावा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना प्रजामंडल की स्थापना है वो 1936 में होती है। 1936 में किसके द्वारा की गई थी? बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा, रघुवर दयाल गोयल के द्वारा और मगरा वैद्य के द्वारा।
किन किन के द्वारा, एक बार फिर से सुनिएगा साथियों, मुक्ता प्रसाद के द्वारा, रघुवर दयाल गोयल के द्वारा और मगराम वैद्य के द्वारा। इसके अलावा अलवर प्रजामंडल की स्थापना, अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? हरिनारायण शर्मा के द्वारा और कुंज बिहारी लाल मोदी के द्वारा, कुंज बिहारी लाल मोदी और हरिनारायण जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो देखिएगा, इसके अलावा अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर साथियों इस प्रकार से कौन सा सही होता है, देखिएगा एक बार मिला के देखते हैं। 4 और जयपुर किसके साथ में मेल खाता है? तो जयपुर है वो साथियों 31 पहले में मेल खाता है, बीकानेर। इसी प्रकार से ये बी सही हो रहा है ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बी ऑप्शन है वो सही हो रहा है, क्योंकि देखिएगा 4 4 4 1 4 1, ये 4 1 4 1 इसमें हो जाते तो बाद में तो 3 2 3 2 हो जाते, 3 2 इसमें है नहीं। ओके साथियों, इसी के साथ में अगले की तरफ चलते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला साथियों कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी है वो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। जो रामनारायण, अब आगे पढ़ेंगे जब प्रजामंडल की विस्तार से जानकारी अर्जित करेंगे। और ये देश की प्रथम राष्ट्रीय कार्यकर्ती थी, जिन्होंने देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था, अपने आप को झोंक दिया था। इन्होंने बिजोलिया और बूंदी के किसान सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। विशेष करके ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अंजना देवी ने किन 2 आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया था? तो बिजोलिया के आंदोलन में और बूंदी के आंदोलन में अंजना देवी चौधरी ने। 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक सत्याग्रह के नाम से चले थे, उनके दौरान इनको 6 वर्ष का कारावास भी मिला था। 6 महीने का कारावास मिला था। 6 महीने का कारावास मिला था 1930 के अंदर, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, उनके समय इनको 6 महीने की जेल भी खानी पड़ी थी, हवाएं खानी पड़ी थी। अगला देखिएगा, सम्मिलित कीजिए। बगरू का युद्ध, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बगरू का युद्ध साथियों कब होता है? इसमें पहला ऑप्शन मैच कहाँ से खाता है? देखिएगा, बगरू का युद्ध। अब बगरू के युद्ध की बात करें तो बगरू का युद्ध है वो कब होता है साथियों? बगरू का युद्ध 1748 में होता है। दिवेर का युद्ध होता है 1659 में। ये सारे के सारे एक ही साथ में मैच खाते हैं। बाकी दिवेर का युद्ध है वो 1582 में होता है और भटवाड़ा का युद्ध 1761 में होता है। देखिएगा, भटवाड़ा का युद्ध है वो 1761 में रणथंभौर पर आधिपत्य को लेकर और कोटा राज्यों के मध्य जो इसमें से जीत कोटा की होती है, जो बीच में रणथंभौर पड़ता है, जैसे इधर जयपुर पड़ता है, इधर कोटा पड़ता है, इसमें बीच में यहाँ पर एक रणथंभौर पड़ता है, तो इसमें हड़प हो जाती है इधर इधर के क्षेत्रों में, तो इसमें है वो कोटा राज्य विजित घोषित हो जाता है। और तत्समय जयपुर के राजा उस समय कौन थे? माधो सिंह थे। और कोटा के राजा उस समय कौन थे? शत्रुसाल थे। ध्यान रखने का साथियों, जैसे आपको पूछा जा सकता है बटवाड़ा और बाकी बगरू और दोरई के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो इसी प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। देखिएगा, जालोर के चौहानों से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? जालोर के चौहानों से, ये और नहीं है साथियों, ध्यान रखना, और नहीं है, यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो जाते हैं। कई गलतियाँ ऐसी टाइपिंग में होती है, जब हम खुद पढ़ते हैं, हम खुद को भांपने के लिए ही तो क्लास लेते हैं। तो देखिएगा, जालोर में चौहानों की नींव 1182 में कीर्तिपाल ने रखी थी। जालोर के चौहान वंश की नींव है वो कीर्तिपाल ने रखी थी। इनमें से नई की बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है? ये तो बिल्कुल ऑप्शन है। जालोर के अंदर चौहानों की जो नींव रखी थी वो 1182 के अंदर कीर्तिपाल नहीं रखी थी। कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी चंगेज़देव था। बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। यानी कि ऑप्शन अपना आंसर है वो क्या राइट रहेगा? यही राइट रहेगा। तो देखिएगा, और इसके अलावा ऑप्शनों में क्या क्या है? कानड़ देव 1305 में जालोर की गद्दी पर बैठा था, बिल्कुल ये भी सही है। और कीर्तिपाल नाडोल के शासक अलड़ का पुत्र था। किसका पुत्र था? अलड़ का पुत्र था। लेकिन इसमें ऊपर दिया हुआ चांगेज़देव का पुत्र, चांगेज़देव का उत्तराधिकारी नहीं था। किसका उत्तराधिकारी था? अलड़ का उत्तराधिकारी। अब देखिए, जालोर के बारे में संक्षिप्त जानकारी अपन अर्जित करते हैं। जालोर को जबालीपुर एवं यहाँ स्थित दुर्ग को सुवर्णगिरी सोनगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालोर को प्राचीन काल में जबालीपुर कहा जाता था, यहाँ स्थित दुर्ग को सुवर्णगिरी कहा जाता था, या सोनगढ़ कहा जाता था, जैसा कि आप इतिहास में पढ़ते होंगे। और यहाँ पर 1182 ईस्वी के अंदर नाडोल के शासक अलड़ के छोटे पुत्र कीर्तिपाल ने जालोर के अंदर चौहानों की नींव रखी। कीर्तिपाल अर्थात कीतू का उत्तराधिकारी समर सिंह था। कौन था?
कीर्तिपाल, अर्थात वो कीतू का उत्तराधिकारी था, किसका, समर सिंह का था, ठीक है ना। और जिसने जालोर दुर्ग को सुदृढ़ किया था, जालोर दुर्ग को सुधारने का काम किया था। समर सिंह ने नाडोल, भीनमाल, बाड़मेर, रतनपुर, चांचौर सहित आदि साम्राज्य को जीतकर इसका विस्तार किया था। बहुत बहुत समर सिंह जी का आभार है कि हमने इन्होंने है वो हमारे सांचौर को बचा करके रखा। समर सिंह के बाद क्रमश उदय सिंह, चांगिस देव, चामन सिंह जालोर प्रशासन किया गया है, ये आप बातें ध्यान रखिएगा। और 1305 ईस्वी में जालोर के राज सिंहासन पर कौन बैठा था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कानड़देव बैठा था। इसके अलावा संगत बताइएगा, तो 9वें प्रश्न में संगत बताना है आपको। संगत के बारे में पूछे तो हमीर कहावे, नयन चूरी, ये बिल्कुल इन्हीं ने लिखा था। हमीर रासो जोधराज ने, बिल्कुल सही है। हमीर हट चंद्रशेखर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो इसके देखिएगा। इसके अलावा एक बात करें अपन रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर का चौहान शासक था हमीरदेव, और इन्होंने विभिन्न प्रकार के इतिहासों की रचना की थी। जो हमीर महाकाव्य है, हमीर रासो है, हमीर हट है, तो ये एक अलग चीज़ है। जो हमीर शासक था वो हमीरदेव अलग है, और ये हमीर से जुड़ी हुई कहानियाँ एक अलग ही है। तो देखिएगा इसी प्रकार से ये जुगलबंदी भी हो जाती है। जालोर विजय की कुंजी कौन सा दुर्ग था? बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है जालोर के बारे में। तो जालोर विजय की कुंजी कौन सा दुर्ग था? तो जालोर विजय की जो कुंजी माना जाता है वो सिवाना दुर्ग था। जैसे किसी दुर्ग को जीतना पड़ता था तो उनके लिए कुंजियाँ होनी आवश्यक थी। तो देखिएगा जालोर पर अधिकार करने के लिए ये कितना दूर है, जालोर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लमसम सिवाना के लिए पर अधिकार करना जरूरी होता पड़ता था। और जब जुलाई 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सिवाना दुर्ग को घेरा था, यहाँ पर जो आक्रमण किया था, तो उस समय घेराबंदी ने अलाउद्दीन खिलजी को नाहर खां का यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने नाहर खां को मारकर यहाँ पर अधिकार किया था। और इस दुर्ग की रक्षा का दायित्व है वो शीतलदेव चौहान को हाथों में था। उस समय है वो यहाँ का है वो जो शासक था वो कौन था? शीतलदेव चौहान था। लेकिन राजद्रोही बावले नाम का एक व्यक्ति था, उनके विश्वासघात और दुर्ग के जल स्रोत में रक्त मिलाना, और जिन्होंने हार का सामना भी किया था। ये कहानी एक लंबी चौड़ी कहानी है। जब आप जालोर के इतिहास को संक्षिप्त के रूप में पढ़ोगे तो ये कहानियाँ समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन कोशिश की है मैंने कि राजद्रोही के नाम से ये बावले को एक विश्वासघात के रूप में जल के जो दुर्ग के अंदर जल के स्रोत थे उनमें रक्त मिलाया गया था, और उनके कारण राजपूतों को मुस्लिम सेना से प्रतिपक्ष युद्ध लड़ना पड़ा था, यानी कि उनसे एक मुकाबला होना पड़ा था, मुकाबले की भांति आना पड़ा था, रणक्षेत्र में रक्तपात उतरे थे। तो देखिएगा इसके अलावा किस परिस्थिति में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परिस्थितियों के बारे में बात करें अपन तो किस परिस्थिति में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है? तो साथियों पहला ही ऑप्शन अपना राइट है, कुंभलगढ़ परिस्थिति के अंदर। कुंभलगढ़ परिस्थिति जो है वो मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली है। इसमें सबसे ज़्यादा है वो महाराणाओं की वंशावली दी हुई है, और इसके प्रस्तुतिकार है वो कौन है साथियों? महेश भट्ट है। महेश भट्ट के मरने के बाद में इनके बेटे के द्वारा इनकी प्रस्तुति को जारी रखा गया है। और इसमें बप्पा रावल है। कुंभलगढ़ प्रस्तुति के अंदर बप्पा रावल को विप्रवंशीय एक सेकंड और साथियों, हाँ, विप्रवंशीय ब्राह्मण माना जाता है। विप्रवंशीय यानी कि विप्रवंशीय का अर्थ होता है ब्राह्मण। क्या होता है? ब्राह्मण माना गया है, बताया गया है इस कुंभलगढ़ प्रस्तुति के अंदर। और कुंभलगढ़ प्रस्तुति में गोयल वंश के भी वर्णन मिलते हैं, उनकी उपलब्धियों के भी वर्णन मिलते हैं, समय की दास्ता का भी वर्णन मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें वर्णाश्रम की जानकारी मिलती है। वर्णाश्रम व्यवस्था की जो कहाँ से मिलती है? इस कुंभलगढ़ प्रस्तुति से मिलती है। और तपस्या, शिक्षा, यज्ञ आदि के बारे में वर्णन यहीं से कुंभलगढ़ प्रस्तुति से प्राप्त होता है। तो देखिएगा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो समकालीन चंदेल था शासक, समकालीन चंदेल का शासक निम्न में से कौन था? तो समकालीन चंदेल का जो शासक था वो परमार्दिदेव था। कौन था? परमार्दिदेव था। और परमार्दिदेव के बारे में, परमार्दिदेव है वो महोबा का चंदेल शासक हुआ करता था। और कहा जाता है कि परमार्दिदेव ने पृथ्वीराज तृतीय को जो चौहान तृतीय थे उनको कुछ जख्मी सिपाहियों के माध्यम से मरवा डाला था, और उनके फलस्वरूप है उनके ऊपर, पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण का सामना भी करना पड़ा था। और 1182 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण किया था और बदला लेने के लिए। इस युद्ध में परमार्दिदेव के सेनापति अल्लाह और उदल मारे गए थे। ध्यान रखिएगा साथियों, सैनिकों की बात करें तो जेता और कुंपा
जैता और कूपा ये दोनों ही एक साथ में हैं। और आला और उद्दल, आला और उद्दल, आला और उद्दल, आला और उद्दल थे वो परमर्दी देव के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? परमर्दी देव के सेनापति थे। और अभी मैंने पीछे आपको बता दिया है जैता और कूपा किसके सेनापति थे, जैसा कि आपको मैंने पिछले प्रश्नों में डिस्कस करवा दिया है। और तो देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय संबंधित रियासतों में राजाओं को सम्मिलित कीजिएगा। बीकानेर के राजा उस समय कौन थे भाई? बीकानेर के राजा उस समय थे शार्दुल सिंह। कहाँ पे? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह कौन थे? शार्दुल सिंह यहाँ पे बैठे हैं भाई साहब। बीकानेर के उस समय कौन थे? शार्दुल सिंह थे। और बात करें अगर धौलपुर की, तो धौलपुर के उस समय कौन थे? उदयभान सिंह थे। और जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के कौन थे? हनुवंत सिंह थे। बांसवाड़ा के कौन हो गए? चंद्रवीर सिंह बहादुर। और वैसे बात करें तत्समय यहाँ पे अलवर के उस समय शासक कौन थे? तो पूछा जा सकता है, अलवर के उस समय शासक थे तेज सिंह। भरतपुर के उस समय कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह थे। और बूंदी के थे बहादुर सिंह। केवल बहादुर सिंह अगर बात करें तो बूंदी के थे। चंद्र सिंह बहादुर है वो कहाँ के हैं? चंद्र सिंह बहादुर है वो बांसवाड़ा के। और जयपुर के आप सभी जानते हैं मान सिंह द्वितीय तथा करौली के थे गणेश पाल देव। जैसा कि मुझे साथियों ने है वो व्हाट्सएप के जरिए इतनी सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है। बाकी जो मैंने ये तो सभी को मैंने डिस्कस करने के लिए कहा ही था, लेकिन इसके अलावा साथियों ने मुझे व्हाट्सएप के जरिए बताया है। एक साथी का नाम मुझे सही ढंग से याद नहीं है, उन्होंने नए नंबर से मुझे मैसेज किए थे, मैंने उनका नाम भी पूछा है लेकिन वो अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं दे पाए हैं। उन्होंने बताया है कि अलवर का शासक उस समय तेज सिंह था, भरतपुर का शासक उस समय ब्रजेंद्र सिंह था, बूंदी के शासक उस समय बहादुर सिंह थे, जयपुर के शासक उस समय मान सिंह द्वितीय थे और करौली के शासक उस समय गणेश पाल देव सिंह थे। इसी प्रकार अपन चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। कपितीय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह और राय सिंह। इनमें से 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। साथियों, मुगलों के सहयोग की बात करें तो मुगलों के सहयोग के अंदर सबसे पहला ही ऑप्शन है वो किसकी ओर जाता है? मान सिंह की ओर जाता है, जो आमेर के कछवा वंश के शासक थे। इन्होंने मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। और इसके अलावा ये मान सिंह जो थे वो अकबर के सर्वोच्च मनसब, कम से कम 7000 मनसबधारियों के ये सरदार थे। और मान सिंह ने अकबर के जो रतन थे, नवरत्न थे, उनमें से एक मान सिंह भी है। और बाकी इसके अलावा और थे जो थे राय सिंह, बीकानेर के राजा थे। इन्होंने अकबर और जहांगीर दोनों की क्या की थी? सेवा की थी। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा, यानी कि 3 और 4 इसमें क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न। बिल्कुल साथियों, ये है वो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अभी तक 50 प्रश्न है, लेकिन अपन 15 प्रश्न ही डिस्कस कर पाए हैं। इतनी मेहनत करके अपन अगर क्लास लेकर के हम आपके लिए आते हैं तो इन क्लासों में ज़रूर आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एक साथी ने मुझे और कुछ बताया था, हाँ, अकबर के बारे में बताया था, तो वो भी आपको बता देते हैं। अकबर के बारे में बहुत कुछ साथियों ने लिखा है, लेकिन उनके बाद में अपन आगे जब क्लासें आएगी तो उन क्लासों में अपन डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जो जानकारियाँ मेरे पास है, जो साथियों ने मुझे अवेलेबल करवाई है, वो आपको ज़रूर प्रेषित करता हूँ। एक बात किसी साथी ने बताई है कि 1772 ईस्वी ने राय सिंह ने अकबर के गुजरात अभियान के तहत साहस का परिचय दिया था। यानी कि राय सिंह को जब अकबर ने गुजरात अभियान पर भेजा था, कब भेजा था? 1772 के अंदर। तो उन्होंने साहस का परिचय दिया था। और अकबर ने मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को दंड देने के लिए, जब अकबर राव चंद्रसेन को पकड़ करके अपने जब महल में लाता है तो राय सिंह को नियुक्त किया था उन्हें दंड देने के लिए। और अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर उन्हें एक दुर्ग दिया था जिसका नाम है जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़। और एक और जो जहांगीर दी थी वो थी शमशाबाद। और नूरपुर की जहांगीर दी थी। कहाँ की? नूरपुर की, ठीक है ना, नूरपुर की। और इसके अलावा जहांगीर ने राय सिंह की नियुक्ति है वो दक्षिण भारत में कर दी थी, जो 1612 तक यहाँ पर रहा था। और 1612 में इनकी बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है। और अगर राजा राय सिंह की बात करें तो वह समय एक साहित्यकार है, शायद मेरे हिसाब से साहित्यकार है। और उन्होंने राय सिंह महोत्सव और ज्योति रत्नमाला नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखे हैं, इन पर टीका लिखी है। और इसके अलावा बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया वो भी इन्होंने करवाया था। राणा सांगा ने मुगल बादशाह बाबर को खानवा के युद्ध में परास्त किया था।
शानदार प्रश्न है, राणा सांगा से जुड़ा हुआ, जो यहाँ पे खानवा के युद्ध में विरोध हुआ था और उन्होंने परास्त भी किया था। मारवाड़ के प्रताप जो राव सुंदरसेन थे, उन्हें आजीवन अकबर का विरोध किया था। ध्यान रखना साथियों, राव सुंदरसेन एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने आजीवन अकबर का विरोध किया था। महाराणा प्रताप ने भी नहीं किया था। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप ने भी एक बार जंगल में जब बैठते हैं और सोचते हैं तो वो भी उनको उनके अधिकार में जाने का या उनसे हाथ मिलाने का, मैत्री संबंध करने के लिए तैयार हो जाते थे, विवश हो गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न, साधु सीता रामदास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधु सीता रामदास जी थे, वो बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या थे? नायक थे। तो बिजोलिया यहाँ पर दिया हुआ डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा। अगर इनके जन्म की बात करें तो जन्म है वो 1884 के अंदर बिजोलिया में हुआ था और बिजोलिया के ये जो ठिकाने थे उनके अधीन है वो पुस्तकालय की अध्यक्षता में ये नौकरी किया करते थे। और जब इनकी मुलाकात किनसे हो जाती है? राव पृथ्वी सिंह से तलवारबंदी की लगाम लगाई गई थी। तो उस समय किसानों ने सीता रामदास और फतेहकरण चारण को और ब्रह्मादेव के नेतृत्व में इनका विरोध किया था, यानी कि पृथ्वी सिंह जी का विरोध करने के लिए इन्होंने बिजोलिया आंदोलन छेड़ा था और इन्हीं कारण इनकी अपनी नौकरी से हटा दिया था, यानी कि जो नौकरी इनके पास क्या थी वो पुस्तकालय के अध्यक्ष हुआ करते थे। और साधु सीता रामदास ने हरिभाई कीकर द्वारा संचालित विद्या पंचारणी सभा से जुड़कर बिजोलिया में इसकी एक शाखा की स्थापना की थी। और इसके अलावा एक बात करें तो विद्याचारणी संस्थापक जो सभा थी, संस्थापक नहीं थी, प्रचारणी सभा थी, उनके वार्षिक अधिवेशन में इनकी मुलाकात है वो किससे हुई थी? विजय सिंह पथिक से होती है और विजय सिंह पथिक से चित्तौड़ में हुई थी। ठीक है ना, तो ये कहाँ हुई थी? जो प्रचारणी सभा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? चित्तौड़ में हुई थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए इन्होंने है वो विजय सिंह पथिक को क्या किया था? आमंत्रित किया था। और सीता रामदास बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के नायक माने जाते हैं। ये तो आपको मैंने प्रश्न में ही बता दिया। शेरशाह और मालदेव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शेरशाह और मालदेव के मध्य सुमेलगिरी का युद्ध हुआ था, मैंने आपको अभी बता ही दिया है। और बात करें अगर सुमेलगिरी के युद्ध की तो युद्ध जनवरी 1544 में होता है, पाली के पास होता है और पाली में ही एक सुमेल नामक स्थान पड़ता है, वहाँ पर होता है। और शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक मालदेव के मध्य हुआ था। बहुत ही अच्छा एक सराहनीय प्रश्न है जो एक पूछा जा सकता है। और हालांकि यहाँ पर वीरमदेव की सलाह से, जो यहाँ पर वीरमदेव बीच में हट जाते हैं, जालौर नज़दीक पड़ता है पाली के, तो वीरमदेव की सलाह से शेरशाह ने जो मालदेव राजा थे उनके खेमे में घुसे थे और जाली पात्र जो है वो हड़वा कर मालदेव के सरदारों और उनके ऊपर संदेह उत्पन्न करवा दिया था, यानी कि कुछ चीज़ें ले जाते हैं वहाँ से, उपजाऊ चीज़ें ले जाते हैं और चीज़ें जो ले जाने के कारण जो जेता और कोंपा थे उनके मध्य इन्होंने संदेह उत्पन्न कर दिया था, यानी कि वाद विवाद उत्पन्न कर दिया था, विश्वासघाती का काम कर दिया था। फलत मालदेव ने अपनी सेना से निकाल कर उन्हें युद्ध भूमि से चला गया था, यानी कि मालदेव ने अपनी सेना से इसे यहाँ से निकल कर भाग जाते हैं। और शेरशाह ने अपने जेता और कोंपा से युद्ध लड़ा था, जिसमें शेरशाह मुश्किल से जीत पाया था, यानी कि शेरशाह जीता तो था लेकिन बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी विजय हासिल की थी। इसी कारण शेरशाह सूरी को कहना पड़ा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। ये किन्होंने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। कब कहा था? जनवरी 1544 के चुमेलगिरी के युद्ध में। चुमेलगिरी का युद्ध कहाँ हुआ था? पाली में हुआ था। किन के साथ हुआ था? जेता कोंपा और जो शेरशाह के साथ में हुआ था। जेता कोंपा किसके शासक थे? राव मालदेव के शासक थे। राव मालदेव कहाँ भाग जाता है? सेना को छोड़कर भाग जाता है। किन की सलाह मानकर? वीरमदेव की सलाह मानकर। ये थी अपनी एक छोटी सी कहानी जो 16वें प्रश्न को एक और भी सरल बनाती है। इसके अलावा निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा निम्नलिखित अंकित कौन कौन से हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, गणेश्वर एक उत्खनन स्थान नहीं है। बिल्कुल साथियों, ये तो है, नहीं है। और बेराठ जोधपुर जिले में है। बिल्कुल ये भी जोधपुर जिले में ही है, ये भी नहीं है, जोधपुर में नहीं है बेराठ साथियों। और ये गणेश्वर उत्खनन नहीं है ये तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है? सही है, गलत है। ये ऑप्शन भी गलत है, बेराठ जोधपुर के अंदर नहीं है। और इसके अलावा कालीबंगा लोह युगीन सभ्यता का एक उदाहरण है। कालीबंगा साथियों लोह युगीन सभ्यता का उदाहरण नहीं है, किसका है? ताम्र युगीन सभ्यता का उदाहरण है। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो आयड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय
जो है आयस्क तांबा गलाना और वस्तुएं बनाना था। बिल्कुल ये ऑप्शन है वो क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर बात करें अपन पहले ऑप्शन को सुधार करने की, पहले ऑप्शन के सुधार करने की, तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थान नहीं है। बिल्कुल गणेश्वर है वो साथियों सीकर जिले के कांतली नदी के किनारे पर स्थित है, तट पर स्थित है। ये उत्खनन स्थल है जहाँ से अपने को 2800 ईसा पूर्व की प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो सबसे प्राचीनतम है। और बात करें ये सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यताओं की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, ताम्र युग मानी जाती है। और बैराठ जोधपुर में नहीं है, बैराठ कहाँ है साथियों, जयपुर के अंदर है, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन लमसम मौर्यकालीन और मध्यकालीन के अवशेष प्राप्त होते हैं बैराठ से। इसके अलावा कालीबंगा युगीन जो कालीबंगा सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व और समकालीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त करवाते हैं। और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, आप सभी जानते हैं। ये सभ्यता सन 1952 के अंदर खोजी गई थी, 1952 के अंदर खोजी गई थी, किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। और बात करें आयड सभ्यता की, तो आयड सभ्यता जयपुर उदयपुर शहर में स्थित है, आयड नदी के किनारे पल्लवित होती है। और इसी प्रकार से अपन बात करते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न में देखिएगा, राजस्थान का वह राजा, राजस्थान का, एक मिनट साथियों मैं टाइम देखना चाहता हूँ एक बार, कितना समय हुआ है, 35 मिनट का समय हो चुका है अब तक का। और 18 प्रश्न, अपन प्रत्येक प्रश्न को 2 मिनट दे रहे हैं, अर्थात अपनी क्लास है वो कम से कम लमसम 1 घंटा 50-100 मिनट के आसपास जाने वाली है। राजस्थान का वह राजा जो 1659 में खजुआ के युद्ध में, किसमें, खजुआ के युद्ध में मुगल सम्राट औरंगजेब के शाही डेरे को लूटता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जो खजुआ का युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था। इसी प्रश्न के अंदर आपको और भी प्रश्न बन रहे हैं, कब लड़ा था, 1660 के अंदर, माफ़ कीजिएगा। और किसके साथ लड़ा था, औरंगजेब के साथ। उनके शाही डेरे को लूटता हुआ अपने राज्य में वापस आ जाता है। और ऐसा करने वाला मात्र शासक था जसवंत सिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। देखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर बात करें जसवंत सिंह प्रथम की, तो जसवंत सिंह प्रथम है वो 1638 से 78 के मध्य मारवाड़ का एक प्रसिद्ध शासक माना जाता है। तो ये एक माना जाता नहीं है, थे, माफ़ कीजिएगा। जिसे महाराजा की उपाधि है वो किसने दी थी, ये जसवंत सिंह है, इनके आगे महाराजा लगा करता था। तो ये महाराजा की जो उपाधि है वो इन्हें शाहजहाँ ने, सम्राट शाहजहाँ ने दी थी, प्रदान की थी। और इसके अलावा उत्तराधिकारी संघर्ष में जब जसवंत सिंह शुरू में अपने दारा सिकों के साथ में किया करते थे, तो उनके बाद में ये औरंगजेब की तरफ चले गए थे। परंतु आपसी आत्मविश्वास, अविश्वास, आत्मविश्वास, सुजा के संपर्क से ये कारण जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में शाही डेरे को लूटते हुए जोधपुर आ गए थे तो किसके साथ में, इनके साथ में थे, औरंगजेब के साथ में। लेकिन ये वहाँ से विश्वासघात करके लौटते हैं, अर्थात ये बहुत ही चालाकी रूप कार्य करते लौटते हैं। जोधपुर लीजन ने आउआ के किस पॉलिटिकल एजेंट का वध किया था, किस पॉलिटिकल एजेंट का वध किया था, तो किसका एजेंट का वध किया था, मॉकमैसन का, ठीक है ना। ये मॉकमैसन कौन थे, जोधपुर लीजन की टुकड़ी कहाँ पे तैनात थी उस समय, मॉकमैसन के वध के समय सिरोही में, आबू में तैनात थी। कहाँ पे, आबू में तैनात थी। आबू वर्तमान में कहाँ है, सिरोही में, जो 21 अगस्त 1857 के लमसम 3 बजे के बाद में अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया था। और उसके बाद ये सैनिक टुकड़ी एरिनपुर आ गई थी। कहाँ गई थी, एरिनपुर आ गई थी। और जहाँ से इनके शेष सैनिकों के साथ में दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए ये कहाँ चले गए थे, दिल्ली की तरफ चल पड़े थे। और खेरवा में इनकी मुलाकात आउआ के ठाकुर खुशहाल सिंह से होती है, और ठाकुर खुशहाल सिंह से हुई, और उनके नेतृत्व में इन्होंने स्वीकार कर लिया था, इनका नेतृत्व है वो स्वीकार किया था ठाकुर खुशहाल सिंह को साथ में लेते हुए। ये बिठौरा के युद्ध में, किसके युद्ध में, बिठौरा के युद्ध में। बिठौरा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति का ये युद्ध है। और ये जोधपुर राज्य की सेना को परास्त किया था। यहाँ पर है वो जोधपुर राज्य की सीमा का जो अपहरण कर दिया था। और राज्य की सूचना पाकर जब एजीजी जो जॉर्ज लॉरेंस थे, वो समय अपनी सेना लेकर के कब आए थे, यहाँ एक और कर देना, 18 सितंबर को। 8 को तो युद्ध प्रारंभ हुआ था, 18 को कौन आया था, एजीजी जॉर्ज जो लॉरेंस थे वो आए थे। और उन्होंने आउआ पहुँचे, और साथ ही जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन आए थे, मॉकमैसन आए थे। और चालीसा के युद्ध में जब जॉर्ज लॉरेंस को हार का सामना करना पड़ा था, तो मैकमोहन की गलती से क्रांतिकारी सैनिकों के शिविर की ओर चल पड़ा था।
ये अपने आप को तानसा साबित करके वहाँ मारवाड़ियों के या फिर अपनी बात करें भारतीय सैनिकों की तरफ तो उनको चला था। तो अंतकाल में ये मारकर उनके शव को आउआ के किले के द्वार के तरफ लटकाया गया था। पूछा जा सकता है कि आउआ के किले के द्वार पर किसका सिर लटकाया गया था, तो मॉक मैसन का सिर लटकाया गया था। और बात करें 20वें प्रश्न की, तो राजस्थान के एकीकरण के प्रक्रिया में सबसे अंत का विलन किसका होता है, जो अंत में सबसे साथियों प्रश्न आया ही नहीं आपके लिए, क्या बात है, थोड़ा सा मोबाइल हैंग हो जाता है। देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के प्रक्रिया में सबसे अंत में विलन होने वाला कौन सा राज्य था, तो ये है वो सबसे अंत में कौन सा राज्य होता है, तो सिरोही होता है। और इसके अलावा देखिएगा, सिरोही का 2 भागों में विलय होता है, जो एक तो होता है 1950 को हो जाता है, एक होता है 1956 को आबू और मेरवाड़ा और सुनील टप्पा के रूप में हो जाता है। तो देखिएगा, एक बात करें कहानी की, तो 1 नवंबर की कहानी है। 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, तो इसे एक अंतिम एकीकरण के रूप में जो 7वां एकीकरण था, उस एकीकरण में आबू और देलवाड़ा आए थे, और अजमेर से मेरवाड़ा और सुनील टप्पा का राजस्थान में विलय हुआ था। ध्यान रखना, 2 स्थानों को विशेष करके याद रखना, आबू और देलवाड़ा, और मेरवाड़ा और सुनील टप्पा, ये अजमेर से थे, सिरोही के थे आबू और देलवाड़ा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। राजस्थान की वह रियासत जो सबसे पहले मराठों की घुसपैठ का शिकार बनी थी, राजस्थान की वह रियासत जो घुसपैठ का जो सरताज पहना था, वो किसने पहना था, मेवाड़ ने पहना था। राजस्थान के सर्वप्रथम 1711 ईस्वी के अंदर मराठों ने मेवाड़ के अंदर घुसपैठ की थी। कहाँ पर की थी, मेवाड़ के अंदर घुसपैठ की थी। और उस समय मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे वो महाराजा संग्राम सिंह थे, और इन्होंने राजस्थान के सवाई जय सिंह और अन्य कई ऐसे शासक थे जिनका ध्यान है वो मराठों से आक्रमण की और आकर्षित करवा कर उन्हें कोई सार्थक परिणाम नहीं मिला था। और कालांतर में सवाई जय सिंह और संग्राम सिंह के प्रयासों में प्रतिफल ने जुलाई के अंदर एक सम्मेलन हुआ है, जुलाई 1734 के अंदर एक सम्मेलन हुआ जिसको कहा जाता है हुरडा सम्मेलन, जिसमें सभी राजपूत राजाओं की एकता का प्रतीक माना जाता है। राजपूत राजा सभी एक हो गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा प्रताप ने अंत में मुगल सेना को किस युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया था, पराजित ही नहीं बुरी तरह से पराजित किसमें किया था, दिवेर के युद्ध में किया था। ध्यान रखिएगा साथियों, हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ के युद्धों के समय मुगल सम्राट अकबर जो मेवाड़ की महत्वपूर्ण जो सैनिक थाने थे, उन सैनिक छावनियों को स्थापित किया था। उन सैनिक छावनियों में 4 सैनिक छावनियाँ थी, जो एक तो थी देवल, जो कहाँ थी, जो डूंगरपुर की घाटियों में थी, एक थी देबारी जो कहाँ थी, उदयपुर में थी, और एक थी देसूरी जो पाली के अंदर है, वर्तमान में देसूरी कहाँ है, पाली के अंदर है, और दिवेर जो कहाँ पर है, वर्तमान में अजमेर के अंदर है दिवेर। तो ये है वो 4, इन्होंने चारों दिशाओं में 4 है वो थाने बना दिए थे। और इस समय इनका महत्वपूर्ण जो थाना हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण थाना था वो था दिवेर का था। और क्योंकि ये है वो अजमेर के मार्ग पर स्थित था, और यहाँ पर जो इन्होंने मुगल सेना ने अपना मेवाड़ के क्षेत्र पर अभियान की सुरक्षा चलाते थे, यहाँ पर जो मिलती है सुरक्षा मिल जाती थी। और अपने महत्व को देखकर अकबर ने अपने काका है वो सुल्तान खां को यहाँ का नियुक्त किया था, क्या सुल्तान खां को यहाँ पर छोड़ करके चले गए थे। अकबर तो यहाँ पर रहते नहीं थे क्योंकि महाराणा प्रताप से डरते थे। दिवेर का युद्ध है वो इनके समय पराजित किया था। दिवेर का युद्ध की बात करें तो ये हुआ था अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर 1582 के अंदर हुआ था। और महाराणा प्रताप ने ही नहीं, यहाँ पर सर्वाधिक प्रशंसा की जाए तो प्रशंसनीय व्यक्ति कौन है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि दिवेर के युद्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाराणा प्रताप का नहीं किसी अन्य व्यक्ति का था, और वो व्यक्ति कौन थे, उनका नाम आप वो कमेंट में मुझे ज़रूर उत्तर दीजिएगा। दिवेर के युद्ध को एक और उपाधि दी गई है, एक नाम दिया गया है जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। तो और मेवाड़ का मैराथन है वो इन्हें किसने कहा था, मेवाड़ का मैराथन है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। और बात करें अपन अगले प्रश्न की तो अजमेर में राजस्थान का विलय कब हुआ था। अजमेर का राजस्थान में विलय पूर्ण रूप से कब हो जाता है, आप सभी को मैंने अभी बता दिया, सुनील और टप्पा के रूप में 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ पर है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के समय एक फजल अली नामक की अध्यक्षता में गठित हुआ था। और उस समय मेरवाड़ा प्रदेश है वो राजस्थान में विलय किया गया था, और अजमेर का राजस्थान में विलय है वो इसी प्रकार से सी श्रेणी का एक सबसे छोटा राज्य हुआ था। ठीक है ना,
और इसे ब्रिटिश चीफ कमिश्नर के नाम से कहा जाता था, ठीक है ना, ये सी के नाम से जाना जाता था। कितने चौपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था साथियों? कितने चौपानों में हुआ था? अभी मैंने पिछले प्रश्नों में बता ही दिया आपको। सिरोही का विलय कितना में हुआ था? 2 चौपानों में हुआ था। एक का हुआ है 26 जनवरी 1950 को, सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सब का विलय हो गया था। पहला चौपान तो ये हुआ था 26 जनवरी 26 फर्स्ट 1950 को हुआ था। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सब का विलय हो गया था, क्योंकि सिरोही में राजस्थान और गुजरात के तत्समय, जो गुजरात है वो बम्बई के प्रांत में था, तो उस समय ये दोनों ने दावा कर रहे थे कि गुजरात बम्बई के साथ में था और गुजरात बम्बई के रूप में जो प्रांत हुई थी वो इस प्रकार से कहते थे कि अब आबू और देलवाड़ा है वो हमारे रहेंगे। लेकिन बात करें अगर पंडित हीरालाल शास्त्री ने तो भारत सरकार को लिखा था, और भारत सरकार को लिखा कर इन्हें सिरोही का जो अर्थ लिखा था वो सिरोही का जो अर्थ है वो गोकुल भाई भट्ट और गोकुल भाई बिना गोकुल भाई के राजस्थान नहीं चला सकते थे, और इन्होंने है वो गोकुल भाई को सबसे महत्वपूर्ण जन्म स्थान था हाथला, सिरोही में ही है, ध्यान रखना है, हाथल जो सिरोही के अंदर है। और इन्होंने दूसरे चौपान में आबू और देलवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का विलय हो गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के रूप में गलत है? नारायणी देवी के रूप में गलत है। वह 1970 से 76 तक राजस्थान की सदस्य रही थी। 1976 से 76 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसने 1944 से देलवाड़ा भीलवाड़ा महिला आश्रम की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है। 1957 से 62 तक लोकसभा की सदस्य रही थी, ये लोकसभा की सदस्य नहीं रही थी, यहाँ पर ध्यान रखना साथियों। और उन्होंने 1942 में आंदोलन में भाग लेकर के जेल चली गई थी, जैसा कि आपने नारायणी देवी के बारे में और पीछे चौधरी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो देखिएगा, ये नारायणी देवी है वो माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी थी, क्या माणिक्य लाल की पत्नी थी, और इनका जन्म है वो सिगोली गांव में होता है। वर्तमान सिगोली गांव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और 12 वर्ष की अवस्था में, बाल अवस्था में इनके क्या हो जाता है? माणिक्य लाल जी के साथ में विवाह हो जाता है, और इनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियाँ बहुत ही बखूबी से ये है वो वर्मा जी का साथ देती है। और साथ देती हुई बीमारी के दौरान इलाज के 2 अभाव लड़कों की मृत्यु भी हो जाती है, और सेवा में विरत हुई थी पति जी के मृत्यु के बाद में। और नारायणी देवी अपनी असहयोगिनियों के साथ साथ घर घर जागृत संदेश पहुंचाती थी, लोगों को बेघर का, नशा का, बाल विवाह के विरुद्ध में आवाज़ उठाने के लिए संगठित कार्य करती थी। और 1942 में जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था, और 14 नवंबर 1944 में इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम नामक की स्थापना की थी, संस्था की स्थापना की थी। और ये 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही। 12 मार्च 1977 को इनका है वो क्या हो जाता है? स्वर्गवास हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान थ्रू दी एजेज, राजस्थान थ्रू दी एजेज नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचयिता कौन है? इसके प्रसिद्ध दशरथ शर्मा जी के द्वारा ये लिखा गया था, और ये है वो ग्रंथ है वो कब अस्तित्व में आया था? तो पूछा जा सकता है कब अस्तित्व में आया? 1962 में आया था। ये ग्रंथ है वो राजस्थान सरकार की संक्षिप्त प्रमाणिक राजस्थान इतिहास को लिखते हैं, और एक प्रमाणिक इतिहास माना जाता है राजस्थान थ्रू दी एजेज। ये प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है राजस्थान के इतिहास का, ठीक है ना साथियों। जिसको किसने लिखा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा के नेतृत्व में ये अस्तित्व में आया था। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों के काल को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। हाँ, सबसे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने वो किसको जीता था? तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर को जीता था। किसको जीता था? रणथंभौर को। इसके बाद में ये किसकी ओर जाते हैं? चित्तौड़ की ओर जाते हैं। इसके बाद में किसकी ओर जाते हैं? सिवाना की ओर। और सबसे अंतिम में है वो इन्होंने किसको जीता था? जालोर को जीता था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा। अब देखिएगा, बात करें कि दिल्ली के जो साम्राज्यवादी सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, तो उनके बारे में अगर बात करें तो ये है वो 1296 से 1316 तक शासक रहे थे। और इन्होंने रणथंभौर को कब जीता था? तो 1301 के अंदर रणथंभौर जीता था, और 1303 के अंदर इन्होंने चित्तौड़ को जीता था। 1308 के अंदर इन्होंने किसको जीता था? सिवाना को। और 1311 के अंदर इन्होंने जालोर को जीता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 28वें की तरफ। संगत बताइएगा। तो संगत में देखिएगा, संगत में राजपूताना गजट, ये भी संगत है, बिल्कुल। राजपूताना गजट क्या है? राजपूताना गजट है वो 1885 के अंदर ही
प्रकाशित होता है। और ये है वो 1889 के अंदर राजस्थान के प्रारंभिक समाचार पत्रों में से एक था। और राजस्थान के ये जनचेतनिक समाचार है, तीनों के तीनों, ध्यान रखना, राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी और ये सभी संगत है, ध्यान रखना, ये भी इसके साथ है, ये भी इसके साथ है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान समाचार की। तो राजस्थान समाचार है वो राजस्थान के 1889 के अंदर, और ये दोनों है वो प्रारंभिक समाचार पत्र हुआ करते थे। और राजस्थान केसरी जो है वो 1920 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा ये पत्रिका प्रकाशन किया जाता था। और 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक अखबार निकाला, जिन्हें कृषक आंदोलन के पक्ष में आवाज़ उठाई थी। और 1923 में इसे तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा था। ध्यान रखना, नवीन राजस्थान पूछा जा सकता है, तरुण राजस्थान पूछा जा सकता है। नवीन राजस्थान 1922 में छपता था, जो राजस्थान सेवा संघ के द्वारा छपाया जाता अखबार था। और इनमें कृषक आंदोलन के पक्ष में आवाज़ उठाई जाती थी और इनको से पुकारा जाता था। लेकिन 1923 के अंदर इसे तरुण राजस्थान के नाम से पुकारा जाता था। अन्य समाचार पत्रों की बात करें तो 1932 में है वो 1932 में एक और सप्ताह था जिसका नाम था प्रभात। नवज्योति की बात करें जो आज भी चल रहा है, नवज्योति कब से चल रहा है, 1936 से चल रहा है। नवजीवन की बात करें, नवजीवन भी आज भी चल रहा है कई जगह, और कई वृद्ध लोगों के जो बुजुर्ग लोगों के आज भी फेवरेट है। तो 1939 में, और लोकवाणी का है वो 1943 में प्रकाशन होता है। ये अखबार चले थे। मुगल सम्राट अकबर ने 1572 से 72-73 में जोधपुर को किसे सुपुर्द किया था? जोधपुर को किसे सुपुर्द किया था साथियों? बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था। मुगल सम्राट ने जब मालवा और गुजरात के मार्ग को महाराणा प्रताप और राव सुंदरसेन से सुरक्षित करने के लिए, जब राव सुंदरसेन ने इनके दंड के लिए 30 अक्टूबर 1572 के अंदर बीकानेर के राय सिंह को जब जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। और अगला प्रश्न देखिएगा, प्रताप सिंह बारठ से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रताप सिंह बारठ जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, तो इनके बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हार्मिंग बम कांड में ये चाचा जोरावर सिंह के साथ थे, बिल्कुल ये इनके साथ थे, ये तो सही है। इन्होंने भारत सरकार के गृह सदस्य रेगिनाल्ड क्रेफो की हत्या की असफल योजना बनाई, ये भी सही है। इनके पिता का नाम अर्जुन लाल सेठी नहीं था, ध्यान रखना, इनके पिता का नाम अर्जुन लाल सेठी नहीं था। और ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई यातनाओं के कारण 1818 के अंदर जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? प्रताप सिंह बारठ की। प्रताप सिंह बारठ का जन्म है वो कब होता है? 1800 के अंदर होता है। 1800 जन्म इनका 1893 में होता है साथियों। तो ये तो जेल है वो 1918 के अंदर जेल जाते हैं साथियों, ध्यान रखना, 1918 के अंदर इसमें गोला किया, इसलिए 1918 के अंदर ये जेल में मृत्यु हुई थी इनकी। 1893 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और बनारस के जो षड्यंत्र अभियोग में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और बरेली की जेल में रखा गया था। आप बरेली की जेल में बारे में सभी जानते होंगे। बरेली पर कहावतें बनी हुई है कि बरेली की जेल में कौन जाए, बरेली की जेल में ऐसे होता है। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्विकलैंड ने प्रताप को अपने साथियों के पता लगाने के लिए बदले उच्च पद पर उन्हें तब्त जहांगीर के लौटाने के लिए प्रस्ताव पर रखे थे। और क्विकलैंड ने प्रताप को अपनी मां के आंसुओं का बहाना का वास्ता भी दिया था। और इस पर प्रताप ने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता हूँ। ये सबसे अच्छा कहा था इनको, क्वीनलैंड को कहा था इन्होंने, क्वीवलैंड को, ठीक है ना। और अनुशासिक जो अत्याचार होते थे उनके कारण उन्होंने जो 1918 के अंदर इनको जेल हुई थी और 1918 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और जाते जाते एक और कह कर के गया था क्विकलैंड को, अंत में कहना पड़ा था कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा था, ये इनके लिए कह के गए थे, ध्यान रखना। निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी बताया है? किसने बताया साथियों? दशरथ जी शर्मा ने, जिन्होंने प्रमाणिक ग्रंथ लिखा है राजस्थान का, जो ग्रंथ लिखा है। तो देखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा 1903 से 76 के मध्य, 1903 से 76 के मध्य इनकी जन्म है वो चूरू में होता है। दशरथ जी शर्मा का जन्म कहाँ होता है?
चूरू जिले में होता है। और 1945 में ये शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी इन्होंने 1945 के अंदर। 45 में से 3 गए, 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। और जब 1959 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान का संक्षिप्त प्रमाणिक इतिहास की योजना बनाई थी तो दशरथ शर्मा जी को इनका संपादक भी बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बता ही दिया, काफ़ी प्रश्न ऐसे जो वापस से रिवीजन हो रहे हैं। और इस योजना के फलस्वरूप 1962 के अंदर है वो इनका एक ग्रंथ छपा था, जो वो भी मैंने आपको बता दिया है। और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था, ध्यान रखना। और इनके ग्रंथ है अर्ली चौहान डायनेस्टीज, राजस्थान थ्रू दी एजेज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं उनका युग, लेक्चर्स ऑन राजपूताना हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानियाँ ग्रंथ लिखे हैं। अगला 32वां प्रश्न देखिएगा। 21 अगस्त 1957 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया और दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारे से के साथ चल पड़े। और जोधपुर लीजियन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? जोधपुर लीजियन से संबंधित जोधपुर लीजियन का गठन, ये जैन नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना। जोधपुर लीजियन का गठन 1845 में अंग्रेजों द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। इसका केंद्र एरिनपुर, मैंने आपको पिछले में बता दिया, सही है। दिल्ली जाते समय जोधपुर लीजियन के सैनिकों की मुलाकात खेरवा नामक स्थान में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी, बिल्कुल सही है। हाँ देखिएगा, इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन को नहीं मारा था। इन्होंने किसको मारा था? मेजर बटन यहाँ के नहीं थे, मेजर बटन तो कहाँ के थे? कोटा के थे। जो पॉलिटिकल एजेंट कोटा के थे। और इनकी सेना, जिन्हें कोटा की सेना ने 15 अक्टूबर को मारा था। कब मारा था? 15 अक्टूबर को मारा था। इन्होंने तो मैक मोनस को मारा था। किनको मारा था? मैक मैसन को मारा था, मैक मैसन को, ध्यान रखना, जो पिछले प्रश्न में आ चुका है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र की निम्न में से कौन सी राजधानी थी? राजा हरिश्चंद्र जी की राजधानी क्या थी साथियों? मंडोर थी। क्या थी? मंडोर थी। जोधपुर शिलालेख के अनुसार है 831 ईस्वी के अंदर घटियाला के 2 शिलालेख मिलते हैं। एक मिलता है 837 ईस्वी में, एक मिलता है 861 ईस्वी में। इनके अनुसार है वो जो मंडोर के प्रतिहार है वो किनके आदि पुरुष है? मंडोर के प्रतिहार है वो किनके आदि पुरुष है? हरिश्चंद्र जी के। और राजा हरिश्चंद्र का एक अन्य नाम भी था। अन्य नाम इनका क्या था साथियों? एक इनका अन्य नाम था, हाँ, रोहिल्दी। क्या था? रोहिल्दी। अभी मुझे किसी साथी ने बताया है, कुछ ही समय पहले बताया, आज ही। और राजा हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण थे, प्रतिहार का गुरु भी था, वे प्रतिहारों के गुरु थे। और बात करें इनकी पत्नियों की तो इनकी 2 पत्नियां थी, एक तो ब्राह्मणी थी और एक भद्रा सत्राणी थी। और भद्रा सत्राणी से 4 पुत्र होते हैं, ध्यान रखना। कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र होते हैं भद्रा सत्राणी से इनके। कौन कौन से? भोंग भट्ट, कदक, रज्जिल और दद, ट्रिपल द, ठीक है ना? जो बीच वाला द है वो आधा है। और इस चारों ने मिलकर मंडोर को जीता था। और इसके ऊपर इन्होंने 4 ओर से एक प्रकोटा बनाया है जो आज भी मौजूद है। रज्जिल है वो राजा हरिश्चंद्र जी का तीसरा पुत्र था, जिसने मंडोर की वंशावलियों को प्रारंभ किया था। बाकी सब है वो बीच में ही टपक चुके थे। हाँ, 34वें प्रश्न की बात करें। मार्च 1527 में जब खांडवा का युद्ध हुआ उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? उस समय मारवाड़ का शासक मालदेव नहीं थे, सांगा भी नहीं थे। सांगा तो मेवाड़ से, गांगा थे। कौन थे? गांगा थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिएगा, राव गांगा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राव गांगा है वो 1515 के अंदर बनते हैं और 1531 तक रहते हैं, यानी कि 16 साल इन्होंने राज किया था। और ये बाधा का पुत्र था, राव सूजा का पौत्र था, ठीक है ना? बाधा का, गांगा है वो कौन था? बाधा का पुत्र था। इनके पिताजी का नाम क्या था? बाधा। और इनके दादाजी का नाम क्या था? सूजा। जो सूजा थे, राव सूजा थे। और राव गांगा की एक बहन थी, ठीक है ना? राव गांगा की बहन का जो विवाह होता है वो राणा सांगा के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? राणा सांगा के साथ में होता है। राणा सांगा के साथ में, मेवाड़ में, ठीक है ना? और जब
1527 में खानवा का युद्ध हुआ तो राणा सांगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिकों की सेना भेजी थी मेवाड़ के लिए, ठीक है ना। मालदेव ने 4000 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी थी, ठीक है ना, सहायतार्थ के लिए। और ये माना जाता है कि सांगा की तरफ से जब बाबर के युद्ध में पहला गोला मालदेव के द्वारा ही दागा गया था, ठीक है ना। इतिहास में लिखा हुआ है कि जब राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है तो पहला जो गोला दागा गया था बाबर के विरुद्ध, जो गोला दागा गया था वो किन्होंने दागा था? मालदेव जी ने। वाह वाह मालदेव जी वाह। 1935 लगभग बात करें अपन 1527 के अंदर ये युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध में, तब इन्होंने पहला गोला दागा था, ठीक है ना। 35वें प्रश्न की बात करें, मुगल सम्राट अकबर ने आमेर के किस शासक को राज्यारोपण पर 5000 मनसब, अरे वाह, तो ये इनके तो बहुत कल्याण भव है, 5000 मनसब और राजा का खिताब प्रदान किया था। किनको दिया था भाई? मान सिंह जी को दिया था। कहाँ है मान सिंह जी? किस ऑप्शन में बैठे हैं? ऑप्शन नंबर मान सिंह जी, बी नहीं है भैया, ध्यान रखना, यहाँ पर ये बी नहीं है, यहाँ पर क्या है? सी है, ऑप्शन नंबर सी। बात करें अपन 15 नवंबर 1589 की, तो वहाँ पर एक भगवंत दास जी थे, जिसे अपन वर्तमान में भगवान दास जी की जब मृत्यु हो जाती है 15 नवंबर को, तो 14 फरवरी 14/2/1590 के अंदर आमेर का शासक बना था। कौन? ये जो अपने मान सिंह जी थे, जो मुगलों के साथ में ही रहते थे। और इस अवसर पर मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को राजा का खिताब दिया था और 5000 मनसब प्रदान किए थे, क्योंकि मेवाड़ से डर लगता था, ध्यान रखना, मान सिंह जी को। और मान सिंह जी ने जब राज्यारोपण से पहले, अर्थात कब? राज्यारोपण से पहले अर्थात 1562 के आसपास, 1562 से 1589 के आसपास बीच में अकबर की ओर से ये निरंतर युद्धों में भाग लेकर मुगलों के साम्राज्य का स्थापत्य या इनका विस्तार बढ़ाने में लगे हुए थे। और पिता भगवान दास की मृत्यु के समय मान सिंह बिहार के सूबेदार के रूप में कार्य कर रहे थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब मेवाड़ की तरफ युद्ध करने आते हैं तो भगवान दास जी अपने मान सिंह जी पुत्र को बहुत धिक्कार के रूप में कहते हैं कि मान सिंह जी आपने बहुत कुछ कर लिया बिहार के लिए, अब है वो राजा जी का यानी कि अपने अकबर जी का जो विश्वास जीतना चाहते हैं, तो मेवाड़ के युद्ध की विजय आपके हाथों में है। आप सभी जानते हैं, जैसा आपने किसी ने देखा होगा, मेवाड़ का इतिहास पढ़ा होगा या मारवाड़ का अकबर का दिल्ली सल्तनत पढ़ी होगी। तो किस स्वान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? किस स्वान शासक ने? अजय राज जी ने। किसने बनाया था? अजय राज जी ने। अजय राज जी के काल क्रम कब से शुरू होते हैं? अजय राज जी का कालक्रम कब से शुरू होता है भाई? 1105 से शुरू होता है। कब तक चलता है? 1133 तक चलता है। कब तक चलता है? 1133 तक। और साम्राज्य का ये निर्माण सबसे सर्वाधिक अधिक माना जाता है। और 1113 के अंदर इन्होंने अपने ही नाम पर, किन्होंने? अजयराज जी ने अजय मेरू नामक एक स्थान नगर बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था, जो वर्तमान अजमेर के नाम से जाना जाता है। अजयराज जी ने चांदी तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रियद्रम कहलाए। अजय प्रियद्रम कहलाए। इन सिक्कों पर उसकी पत्नी सोमल देवी का नाम भी मिलता है। कई जगह इनकी पत्नी है सोमल देवी थी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और अजयराज जी एक धर्म सहिष्णु शासक थे और उन्होंने अजमेर में जैनियों के मंदिर भी बनाए और बनाने की आज्ञा दी थी और बनाए भी थे। और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए सवर्ण के लिए जो सवर्ण कलश प्रदान किया था। और अजयराज जी ने 1133 में अपने पुत्र अर्णोराज को सत्ता का भार सौंपकर संन्यास धारण कर लिया था। किन्होंने? अपने महत्वपूर्ण है वो अजयराज जी ने, ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं अपन 37वें प्रश्न की। स्क्रॉल को ऊपर करते हुए, नवंबर 1540 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? नवंबर 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? माणिक्यलाल जी वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल जी वर्मा और बलवंत सिंह मेहता द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ध्यान रखना साथियों। अप्रैल
1938 के अंदर, और 11 मई 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का मेवाड़ प्रशासन द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसके बाद में जब 1941 की बात करें तो 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी पाबंदी हटा ली गई थी। तो नवंबर 1941 में इनका पहला अधिवेशन जो माणिक्यलाल जी वर्मा की अध्यक्षता में बुलाया गया, और इस अधिवेशन में आचार्य JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित उदयपुर आए थे। कौन आए थे? JB कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित जो विदेशी थे। और इस अधिवेशन में मेवाड़ के उत्तरदायी शासन स्थापित करने की भी मांग रखी थी। और इसके अलावा 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब के पौत्र और पौत्री का लालन पालन पोषण शिक्षा किसने दी थी? सारा का सारा ये चपड़ासी कौन थे भाई? वीर दुर्गादास। औरंगजेब का पौत्र का नाम था बुलंद खां। क्या नाम था? बुलंद खां अख्तर। और पौत्री का नाम था सफ़ी। पूरा नाम अगर बात करें तो पूरा नाम था सफ़ी यतुनिंसा, ठीक है ना, सफ़ी यतुनिंसा। ये दोनों अकबर के विद्रोही पुत्र थे, औरंगजेब के ये दोनों विद्रोही पुत्र थे। और अकबर के पुत्र और पौत्री दोनों है वो थे, मतलब दोनों के दोनों अकबर के विरोधी थे। औरंगजेब के ये दोनों पुत्र थे, ये अकबर से हमेशा विरोध करते थे। और दुर्गादास ने इसका लालन पालन और शिक्षा की समूची व्यवस्था की थी। और औरंगजेब ने दक्षिण भारत जाने से पूर्व दुर्गादास के पास समाचार भेजा था कि उनके पौत्र और पौत्री को वापस कर दे और इसके बदले में उसे शाही मनसब दिया जाएगा। लेकिन दुर्गादास ने अजीत सिंह से पहले समय मनसब लेने से मना कर दिया था। तो दुर्गादास जी ने 1595 और सन्नी में 96 के अंदर सफ़ी को और 98 के अंदर अख्तर को औरंगजेब को सुपुर्द किया था। दोनों को अलग अलग भेजा था, ध्यान रखना। और सफल औरंगजेब ने दुर्गादास को सम्मान करके 3000 जात और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया था। और साथ ही जेतारण और मेड़ता के परगने भी दिए थे, ध्यान रखना। परगने क्या होते हैं, अगले जब ये क्लास पूरी हो जाएगी और अगर समय बचा तो मैं आपको परगनों के बारे में बताऊंगा। परगने क्या होते हैं, बहुत लंबी कहानी है परगनों के बारे में। जेतारण को भी औरंगजेब ने जब अजीत सिंह को भी औरंगजेब ने क्या दिया था, जेतारण और मेड़ता देने के साथ साथ अजीत सिंह को भी औरंगजेब ने क्या दिया था, 1500 जात दिए थे। लेकिन दुर्गादास जी को कितने दिए थे? 3000 दिए थे। और 2000 सवार का मनसब दिया था। और जालोर और साचौर के परगने दिए थे। किसको दिए थे? अजीत सिंह को दिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। हाँ, 39वां देखिएगा, स्क्रॉल को थोड़ा सा। हाँ, 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने सम्राट अशोक का लेख कहाँ खोजा था? कहाँ खोजा था? बिजक डूंगरी पर खोजा था। कहाँ खोजा था? बिजक डूंगरी पर, ऑप्शन बी राइट। और 1857 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बिजक डूंगरी पर मौर्यकालीन ब्राह्मण लिपि में ये उत्कर्ण अशोक का लेख मिलता है। और स्थानीय लोग इस लेख को बिजक कहकर पुकारते थे। इसी कारण इस डूंगरी का नाम भी बिजक डूंगरी पड़ गया था। और 1840 ईस्वी में इस लेख को चट्टान से काटकर कोलकाता संग्रहालय ले जाया गया, क्योंकि पुराने ज़माने में जितने भी संग्रहालय जो चीज़ें मिली थी, जो 19वीं शताब्दी से पहले मिली, वो सारी की सारी कोलकाता लेके चले गए। इसमें से कई ऐसी सामग्रियाँ हैं समूचे राजस्थान की जो संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया, कोलकाता ले जाकर के संग्रहालय में रखे गए हैं। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा जंतर मंतर नहीं बनाया गया? कहाँ पर नहीं बनाया गया? भोपाल में नहीं बनाया है, दिल्ली में है, बनारस में है, मथुरा में। अब देखिएगा, सवाई जयसिंह 1700 से शुरू होते हैं। कब से शुरू होते हैं? 1700 से शुरू होते हैं। कब तक चलते हैं? 43 तक। उन्होंने एक बहुत ही प्रतिभा और धनी शासक थे, प्रतिभाशाली के, प्रभावशाली भी थे। सवाई जयसिंह ने अपने 5 स्थानों पर जंतर मंतर बनाए थे। कहाँ पर बनाए थे? जयपुर में। कहाँ पर बनाया था? जयपुर में। दिल्ली में। कहाँ पर? बनारस में, मथुरा में। और कहाँ पर बनाए थे? उज्जैन में। कहाँ पर बनाया था? उज्जैन में। और 2010 में जयपुर स्थित जंतर मंतर को किसमें सूचित किया गया है? वो आप बताएंगे। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, मैं बता देता हूँ। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, 41वां। निम्न में से कौन सा जोर से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा जोर से संबंधित नहीं है? जोर से सिरोही संबंधित नहीं है।
जीरो ही संबंधित नहीं है। चित्तौड़, जालोर और रणथंभौर महिलाओं द्वारा जोर किया गया था, ध्यान रखना। चित्तौड़ में जोर कब किया गया था? चित्तौड़ में देखिएगा, बात करते हैं अपन चित्तौड़ में। पहला जोर होता है चित्तौड़ में 1303 को, दूसरा होता है 1534 को, 1534-35 को, और अगला होता है 1568 को, ध्यान रखना। और जालोर में होते हैं वो होता है 1311 ईस्वी में, और इसके अलावा रणथंभौर में होता है 1301 में। पहला कौन सा है? रणथंभौर, दूसरा कौन सा है? चित्तौड़, और तीसरा कौन सा है? जालोर, और चौथा वापस कौन सा है? चित्तौड़, और पांचवा भी वापस कौन सा है? चित्तौड़, ठीक है ना। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, 42वें। ठीक, सभी साथियों से आशा करता हूं कि आप अभी तक देख रहे होंगे हमारे वीडियो को। सुमिलित कीजिएगा। आयड, आयड कहाँ पर है? आयड, आयड कहाँ है? मैंने इसलिए बताया नहीं था, उदयपुर है। बेराट कहाँ पर है? ये भी बताया था, जयपुर में है। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में है। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। बागौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। ये भी हो गया। तो देखिएगा, बेराट है वो आयड उदयपुर शहर में है। बेराट कहाँ पर है? जयपुर के विराटनगर में है। कहाँ पर है? विराटनगर में। और बागौर भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, ऑप्शन आप सुन लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है मेरे पास है। लमसम देखा जाए तो यहाँ पर क्लास है वो लमसम 1 घंटे से बाहर जा चुकी है, और अभी तक अपन इस क्लास में ही है। बहुत ही अच्छा है कि अच्छे से प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने एक ऐसी मैराथन क्लास है वो चढ़ाई थी पीटीईटी के लिए। किसके लिए चढ़ाई थी? पीटीईटी के लिए। और उस क्लास को आज भी आप देख सकते हैं। पीटीईटी के 2 दिन पहले मैंने उस क्लास को अपलोड किया था। 2 दिन पहले मैंने उस क्लास को अपलोड किया था, यानी कि क्लास को लगाया था, और कम से कम 40 से 50 व्यक्तियों ने उस क्लास को देखा था उस समय, जिस समय मैं जब एग्ज़ाम के आसपास के छात्रों से मिलता हूं, तो उन्होंने वापस जब मुझे कमेंट किए थे, काफ़ी साथियों ने, जो 40 साथियों ने मेरी क्लास को पूर्ण रूप से देखा था, संपूर्ण रूप से देखा था, उन्होंने पाया था कि सर इनमें से कम हमें 4 से 5 प्रश्न है वो देखने को मिले थे। 4 से 5 में से ज़्यादा प्रश्न हैं, लेकिन 4 से तो 5 प्रश्न तो ऐसे थे जो आपने लिखे थे स्पष्ट रूप से, और आपके बोलने वाले प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा मिल ही गए थे। अर्थात आप इस वीडियो को देखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे डाउनलोड कर दीजिएगा, या फिर जब वीडियो देखते हैं तो कई साथी कहते हैं कि सर आप वीडियो है वो लंबा बनाते हैं, तो आप वीडियो की जो क्वालिटी है वो 144 कर दीजिएगा, 144 कर दीजिएगा, और एयरफोन लगा करके आप सो जाइएगा, और आपके प्रश्न है वो चलते रहेंगे, ठीक है ना। ये आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1857 की क्रांति के समय नीमच सैनिक सामनी के सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? कब किया था? बताया नहीं था? 3 जून को किया था। कब किया था? 3 जून को किया था। ध्यान रखिएगा। नसीराबाद सावनी के सैनिकों का जो विद्रोह का समाचार जब नीमच पहुंचा था, तो वहाँ अधिकारी कौन था उस समय? अंग्रेज अधिकारी था एबोट। तो एबोट ने इसकी स्वामी भक्त की शपथ की याद दिलाई थी, और याद दिलाते समय तो मोहम्मद अली बेग नामक घुड़सवार सैनिक ने एबोट को चुनौती देते हुए कहा था कि क्या अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ का पालन किया है। और अतः नीमच के सैनिकों ने कब किया था? 3 जून 1857 को रात्रि के कितने बजे थे? 11 बजे। नींद आराम कर दी थी अंग्रेज़ों की, है ना। और इसी के साथ वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन थे? कविराजा श्यामलदास। कविराजा श्यामलदास, डी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है ना। और कविराजा श्यामलदास की बात करें तो इनका जन्म है वो ढोकड़िया में होता है। ढोकड़िया में कहाँ होता है? ढोकड़िया या ढोकड़िया, ठीक है ना, ढोकड़िया में होता है। कब होता है? 1838 में होता है, ठीक है ना। और ये मारवाड़ के शंभू सिंह ने इनको है वो मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखने का संपूर्ण दायित्व किनको सौंपा था? श्यामलदास जी को सौंपा था। और इसी संदर्भ में महाराजा शंभू सिंह ने एक पृथक विभाग की स्थापना की थी, अलग से विभाग बनाया था इनके लिए। अतः श्यामलदास ने 1871 ईस्वी में वीर विनोद लिखना शुरू किया, और 1886 में इसके आसपास ये 85-86 के आसपास ये क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है, एकदम तैयार हो जाता है। और इसे इसी तरह से ये कितना वीर विनोद है वो 2600 के आसपास है, 2690 के आसपास पृष्ठों में वर्णित है,
ठीक है ना। और इस विशाल ग्रंथ को इन्होंने कितने वर्षों में लिखा था, तो ये वो इन्होंने 15 वर्षों में लिखा था। उस समय लिखने के लिए पेनें नहीं थी, टाइपिंग नहीं करनी पड़ती थी उस समय, इसी प्रकार से जिस तरह से मैं स्क्रीन पर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना, उस प्रकार से लिखते थे। और वीर विनोद में मुख्यतः किसका इतिहास है? उदयपुर का इतिहास है, ध्यान रखना। किसका इतिहास है? उदयपुर राज्य का इतिहास है। वीर विनोद में प्रसंगत कवि अन्य राज्यों का भी उल्लेख किया हुआ है, जो संपूर्ण राजस्थान के, इसमें मारवाड़ के भी इतिहास का वर्णन है। सभी इतिहास में लमसम राजस्थान के समूचे राजपूताने के समूचे राजपूत रियासत सभी के सभी है। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि प्रदान की थी, जो मैंने आपको बता ही दिया कि इनको क्या कहा जाता है, कवि राजा, जिनको उपाधि किन्होंने दी थी? सज्जन सिंह जी ने, महोदय जी ने दी थी। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध शिल्पी मंडनकृत रूपमंडन किस विषय से संबंधित है? भैया अभी ही तो बताया था, रूपमंडन किससे संबंधित है? मूर्तिकला से, तीसरे चौथे प्रश्न में आया था। और ये राणा कुंभा का आश्रय, प्रसिद्ध शिल्पी मंडन है, राणा कुंभा का आश्रय प्राप्त था। और मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडल, राजवल्लभ, रूपमंडन, वास्तु मंडन आदि ग्रंथ की रचना की थी। और इन्होंने कुंभलगढ़, ये वो कौन था? एक विशेष मंडन के बारे में बात करें तो मंडन है, ये मंडन है वो जोधपुर नहीं, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। क्या है? शिल्पी है, ठीक है ना। और 1843 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने क्या क्या किया था? 1865 ईस्वी में करौली, जयपुर और अजमेर की यात्रा का सर्वोत्तम स्वदेशी स्वभाषा एवं राज्य का सूत्रपात किया था। और 1888 के अंदर 1888-90 के मध्य आर्य समाज की शाखाओं को राजस्थान में स्थापित किया। और वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित की थी? अजमेर में स्थापित की थी। और 1883 के अंदर इन्होंने क्या कर दी थी? स्वामी दयानंद जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा का स्थापना की। और कालांतर में इसे कहाँ लेके चले गए थे? ये सभा को इनको कहाँ लेके चले गए थे? अजमेर लेके चले गए थे, क्योंकि इनकी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ थी? अजमेर में थी। प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था? वैदिक यंत्रालय। क्या था? वैदिक यंत्रालय। अगला प्रश्न देखिएगा 47वां। हम भी पढ़ाते पढ़ाते बहुत थक जाते हैं घंटे भर की क्लासों में। जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक चेतना एक ही आंदोलन द्वारा जागृत की गई, जिनके प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत जी। कौन नहीं जानता मोतीलाल तेजावत जी को? मोतीलाल जी, आप सभी जानते हैं मोतीलाल जी तेजावत को, जिन्होंने 1921 हाँ, मोतीलाल जी तेजावत के बारे में जानकारी। हाँ, देखिएगा, मोतीलाल तेजावत 1921 में भीलों के नेतृत्व में इन्होंने मोतीलाल तेजावत नेतृत्व प्राप्त किया था। भील है वो इनके साथ में मिल जाते हैं मोतीलाल जी तेजावत के साथ में 1921 में। और मोतीलाल तेजावत ने भीलों को लगान क्या लेते थे उस समय? लगान और बेगार, ये दोनों क्या थे? कर थे। लगान और कर देने के लिए न देने के लिए प्रेरित किया था, यानी कि इसमें एक किया था। और इसी कारण से इनको एक ही आंदोलन के नाम से विख्यात आंदोलन को जनजातीय राजनीतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। मोतीलाल जी तेजावत ने हमारे भील समाज के लिए बहुत कुछ किया है, एसटी के लिए, ठीक है ना। तो बहुत बहुत आभार मोतीलाल जी तेजावत का, हम मानते हैं, शुक्रगुजार है आपके मोतीलाल जी तेजावत हम, क्योंकि मैं भी एक भील समाज से बिलोंग करता हूँ। प्रसिद्ध कुंभलगढ़ का युद्ध किस राणा से संबंधित है? प्रसिद्ध कुंभलगढ़ का युद्ध किस राणा से संबंधित है? तो ये किस राणा से संबंधित है? महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप से संबंधित है। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ कब था? तो पूछे तो 1578 में हुआ था, जब अकबर का यहाँ पर कौन आया था? शाहबाज सेनापति, सेना नायक कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर देता है। और अगला प्रश्न देखिए, किस स्थल से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले? कहाँ से मिले? रेड से मिले।
ये यहाँ पर चांदी के जो पंचमार्क सिक्के मिले उन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत कहा जाता है। ये सबसे प्राचीनतम भारत के सिक्के हैं, ठीक है ना, रेड उत्खनन में मिले। और अपना आखिरी और लास्ट सवाल देखिएगा, वर्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? हीरालाल जी शास्त्री बने थे। वर्ध राजस्थान की बात करें तो इनका गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। और 30 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद किया जाता है हर्षोल्लास के साथ। राजस्थान का ये कौन सा एकीकरण था भाई? वर्ध राजस्थान। चौथा चतुर्थ एकीकरण था। और वर्ध राजस्थान निर्माण में इसके समय कौन कौन मिले थे? जे बी, जिन्होंने मेरे वीडियो को पूरा देखा है, सारे वीडियो देखे हैं राजस्थान के जीके से रिलेटेड, तो उनमें ये ट्रिक बताई हुई है। जे बी, ये क्या है? जे बी जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार है कि आपने हमारी क्लास को एंड तक देखा है। मैं लेके चलता हूँ आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी तरफ। तो देखिएगा, साथियों इसका आंसर आपको मिल ही गया है। राजस्थान, मैं इसको छिपाना चाहता था लेकिन ये ऑप्शन इसमें तो छांटे हुए ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा। आपको ये प्रश्न पढ़ा के सुना ही देते हैं, आगे आ ही गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में ये कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। और इसके अलावा देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। देखिएगा स्क्रॉल में, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। तो इसी प्रकार से अपन है वो, हाँ ये रहा एक और प्रश्न। राजस्थान में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब की गई? 1857 के अंदर की गई। माफ़ कीजिएगा, आपको मैं प्रश्न नहीं दे पाया, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आपको प्रश्न मिल जाएंगे और उन प्रश्नों का जवाब है वो आप कमेंट में ही देते रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको नहीं दे पाया, ठीक है ना साथियों। जिस भी साथी ने वीडियो को एंड तक देखा है, पूरा देखा है, उनका बहुत बहुत आभार है। मिलते हैं अपन अगली मैराथन क्लास में कल सुबह। हमें सोचने के लिए विवश करती है, वही हमारे सबसे बड़ी विश्वसनीय सहायक होती है। वही हमारी विश्वसनीय सहायक होती है। लोगों की कमजोरियों का पता लगाने से तो अच्छा है कि मनुष्य अपने दुर्गुणों और अपनी ही कमजोरियों का पता लगा learn to listen, you will learn to endure. If you are learn to live, then you will learn to live. Good and evil both inside us, जिसका हम जितना अधिक प्रयोग करते हैं उतना वो उभरती भी जाती है और बिखरती भी जाती है।